A very good morning to all of you. Children, हिस्ट्री में हम चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं और लास्ट ऑनलाइन क्लास में इसमें हमने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के अंतर्गत पढ़ा कि लुई सोल्वे ने जब सन 1774 में फ्रांस की राजगद्दी संभाली, उस समय फ्रांस का राजकोष खाली था और लंबे समय तक चलते रहे युद्धों के कारण फ्रांस का वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। और बच्चों, फ्रांस पर पहले ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था, ऋण था। युद्ध के कारण फ्रांस पे अब 10 अरब लिब्रे का ऋण और हो गया, है ना। और जो 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें सिर्फ जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो ही कर चुकाते थे, वो ही टैक्स देते थे। और बेटा, लुईस सोल्वे के राजगद्दी संभालने के बाद फ्रांस की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। राजकीय आय और राजा की जो व्यक्तिगत आय थी उसमें कोई अंतर नहीं रह गया था, और जो आय व्यय का लेखा जोखा था वो भी नहीं रखा जाता था। और अधिकतर जो धन था वो राज परिवार के सदस्यों, कुलीनों और सामंतों के भोग विलास पर, यानी कि ऐशो आराम पर खर्च होता था। और इस प्रकार प्राचीन शासन व्यवस्था में स्थिति भयानक रूप धारण कर विस्फोट हो चुकी थी। और बेटा, इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसने पुरानी व्यवस्था का अंत करके एक नए युग की शुरुआत की थी। जीने का संघर्ष। बच्चों, सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, जो कि सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ तक पहुंच गई। परिणाम स्वरूप जो उत्पादन था उसकी तुलना में उसकी मांग में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। आपको पता है ना कि, और बच्चों, जनसंख्या बढ़ने के कारण जो लोगों का मुख्य भोजन था पाव रोटी, उसके मूल्य में भी वृद्धि हो गई, है ना। उनकी भी कीमतें बढ़ गई। अधिकतर मजदूर जो थे वो कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी जिस तेजी से महंगाई की दर बढ़ रही थी उस तेजी से नहीं बढ़ रही थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां और भी खराब हो गई, और जब सूखे या ओले के प्रकोप से फसल गिर गई तो ऐसे समय में तो रोजी रोटी का संकट और भी गहरा गया। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। अब बच्चों, जब टैक्स बढ़ गए और अकाल के समय किसान और कामगार पहले भी विद्रोह कर चुके थे, लेकिन उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए कोई भी पर्याप्त साधन और कार्यक्रम नहीं थे। इस जिम्मेदारी को इस तीसरे स्टेट के जो लोग थे उन्होंने उठाया, जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। और बच्चों, 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग के नाम से जाना गया। इस मध्यम वर्ग ने समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी कपड़ों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। बच्चों, ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के जो संपन्न लोग होते थे उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अतिरिक्त प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी सम्मिलित थे। ये सभी शिक्षित थे, एजुकेटेड थे, और इनका विचार था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, है ना। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का आधार उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों
तथा समान अवसरों के विचार के आधार पर समाज की एक परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। लेकिन अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा ने दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। इसी विचार को बच्चों आगे बढ़ाते हुए रूसो ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के मध्य एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता विभाजन की बात की। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। और बच्चों, पुस्तकों और अखबारों में इन दार्शनिकों के विचारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि जो अनपढ़ थे वो भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुईस सोल्वे के द्वारा राज्य के जो खर्च थे उनको पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की सूचना से विशेष अधिकार वाली जो व्यवस्था थी उसके विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।